So good evening class. Let us start triangle law of vector addition. I have already told you this is a very important topic for class 11. 5 marks का क्वेश्चन ये हर एग्जाम में पूछेगा आपका टीचर, हाफ ईयरली हो या एनुअल हो या अभी यूनिट टेस्ट हो. यूनिट टेस्ट तो खैर होगा नहीं, असाइनमेंट वगैरह में भी आपको ये दिया जाएगा. तो इस चीज को आपको जो है समझना है. ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. हमको ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन स्टार्ट करना है. ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इट इज बच्चों. ठीक है, अब तक आप समझ चुके हैं कि वेक्टर्स क्या होता है और स्केलर्स क्या होता है ना. याद करिए, स्केलर्स जैसे मैंने बोला 2 ऑरेंज प्लस 3 ऑरेंज will be equal to 5 ऑरेंज है ना. 2 संतरे और 3 संतरे ऐड अप सीधा होंगे क्या, 5 ऑरेंज. यहाँ पे मैग्नीट्यूड मतलब नंबर इंपॉर्टेंट है, लेकिन वेक्टर से मैंने बोला 2 किलोमीटर ईस्ट प्लस 3 किलोमीटर नॉर्थ इज नॉट इक्वल टू 5 किलोमीटर. वाई? यहाँ पे मैग्नीट्यूड तो है, लेकिन मैग्नीट्यूड तो है लेकिन ये दोनों डायरेक्शंस अलग है ना. एसएसटी में पढ़ा आपने, ईस्ट राइट हैंड साइड में जाता है, नॉर्थ अपवर्ड जाता है. तो 2 किलोमीटर प्लस 3 किलोमीटर इज नॉट इक्वल टू 5 किलोमीटर. ठीक है, तो हम वेक्टर्स को कैसे ऐड अप करें, इसी चीज को हमको सीखना है. ओके, तो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आज हम लोग सीखेंगे. फिर से कल इसके क्वेश्चंस भी बनाएंगे. ओके, चलिए. और मैं ये जो भी अभी हम पढ़ रहे हैं इसको आपको सिर्फ ध्यान से सुनना है. इसको मैं आपको यूट्यूब पे लिंक दूंगा, वहां पे आप लिंक पे जाएंगे तो आपको ये पूरा जो भी अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये रिकॉर्ड मैं सीधा उसको यूट्यूब चैनल पे डाल दूंगा. ठीक है, तो आप लोगों को परेशान नहीं होना है, लिखने पढ़ने के चक्कर में नहीं जाना. अभी जो मैं बता रहा हूँ उसको आप ध्यान से सुनिएगा, उस पर अपना कॉन्सेप्ट बनाएंगे. घर में बैठ के फिर बाद में आराम से आप यूट्यूब से डाउनलोड करके इसको आप देख सकते हैं ना. अभी सिर्फ समझना है जो बोलना चाह रहा हूँ. ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. तो भैया ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन मैंने आपको बताया, वेक्टर होता है अगर कोई, तो उसका एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है और उसका एक फाइनल पॉइंट होता है. ये मेरा वेक्टर ए है, मैं बता चुका हूँ वेक्टर ए को कैसे डिनोट करते हैं. ए के ऊपर में ऐसा एरो बनाते हैं. वैसे ही मान लिया ये मेरा वेक्टर बी है. ठीक है, तो वेक्टर बी का जो इनिशियल पॉइंट हो, वेक्टर ए के इनिशियल पॉइंट से कोइंसाइड होना चाहिए. ये हमारी शर्त है, कोइंसाइड है ना, एक दूसरे पे वो कोइंसाइड होने चाहिए. तो हमारा जो रिजल्टेंट वेक्टर है, याद रखें रिजल्टेंट वेक्टर आर जो है वो ट्राइंगल का तीसरा साइड बताएगा. मतलब वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर आर. लेकिन बात को ध्यान देंगे बेटा, डायरेक्शन देखेंगे. ए के लिए मैं कहा जा रहा हूँ, इधर जा रहा हूँ. बी के लिए मैं कहा जा रहा हूँ, इधर जा रहा हूँ. तो मैं जो थर्ड साइड आ रहा हूँ तो मैं वापस ऐसे नहीं आऊंगा, ये रॉन्ग साइड होगा. ए का स्टार्टिंग और बी का फाइनल, तो जो स्टार्टिंग एकदम शुरू से शुरू किए और जहां जाके रुके उस डायरेक्शन में हमारा रिजल्टेंट वेक्टर आर होगा. तो इसका स्टेटमेंट क्या होगा, स्टेटमेंट अपन लिखते हैं. हमको सबसे पहले तो बोलेगा स्टेट ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन. इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, मैं अलग से वेक्टर नहीं लिख रहा हूँ, ए के ऊपर एरो बना दिया तो वो वेक्टर डिनोट कर रहे हैं. वेक्टर ए एंड वेक्टर बी represent two sides of a triangle
if vector A and vector B represent two sides of a triangle, then the third side will give their resultant. ठीक है, इतना इजी स्टेटमेंट है. सोचिए क्या स्टेटमेंट बोला हमने, इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी रिप्रेजेंट टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, देन द थर्ड साइड विल गिव देयर रिजल्टेंट. ठीक है, चलिए अभी प्रूफ. ये माना मेरा वेक्टर ए है, ये माना मेरा वेक्टर बी है, जो वेक्टर ए के साथ क्या बना रहा है, एंगल थीटा. ठीक है, तो आप याद करिए किसी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर ये हाइपोटेन्यूज है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये एंगल थीटा है, तो साइन थीटा होता था. याद करिए क्या होता था, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज. तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज इनटू साइन थीटा. यस और नो. सिमिलरली कॉस थीटा होता था बेस बाय हाइपोटेन्यूज. तो बेस क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज इनटू कॉस थीटा. यस और नो. सिमिलरली ये ट्रायंगल बी है, तो मैंने यहाँ पे इसको राइट एंगल ट्रायंगल बनाया. ये बी अगर हाइपोटेन्यूज होता तो ये वाला साइड मेरा हो जाएगा बी साइन थीटा. यहाँ पे देखिए राइट साइड में मैंने उसका एनालॉजी दिया है, वैसे ही इसके बेस में हो जाएगा बी कॉस थीटा. यस और नो. ये कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं आया? ठीक है, इस चीज को ध्यान दीजिए क्या बोल रहा हूं मैं. अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका हाइपोटेन्यूज एच है, परपेंडिकुलर पी है, बेस बी है, तो साइन थीटा होता है पी बाय एच. तो पी परपेंडिकुलर हो जाएगा, एच को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एच इंटू साइन थीटा. सिमिलरली कॉस थीटा होता है बी बाय एच, तो बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच इंटू कॉस थीटा. तो अगर ये ट्रायंगल में वेक्टर बी को मैं रिजॉल्व कर रहा हूँ इस बेस में और परपेंडिकुलर में, तो बेस की वैल्यू हो गई बी कॉस थीटा और परपेंडिकुलर की वैल्यू हो गई बी साइन थीटा. और मेरा रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो ये है वेक्टर आर. ठीक है, तो अब मैं कलर चेंज करके बताता हूं आपको. जो वेक्टर आर है हमारा, वो इस बड़े ट्रायंगल में अगर आप ध्यान दोगे, इस बड़े ट्रायंगल में अगर आप ध्यान देंगे तो वो फिर से एक हाइपोटेन्यूज बना रहा है. मान लिया कि एंगल अल्फा है, तो बड़े ट्रायंगल में अगर आप ध्यान देंगे तो फिर से वो एक हाइपोटेन्यूज बना रहा है. तो मैं क्या लिख सकता हूं, आर का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर. ध्यान दीजिए क्यों लिख रहा हूं, बेस में वेक्टर ए भी है और वेक्टर बी का कॉस थीटा भी है. ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा का स्क्वायर. आ रही बात समझ में? हाँ, तो हमने लिखा आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा स्क्वायर. चलिए इसको अब हम थोड़ा सा सॉल्व करते हैं. आर स्क्वायर इज इक्वल टू, मैं पिछला ही फिर से स्टेटमेंट लिख दे रहा हूँ, ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर. अभी इसको एक्सपैंड करते हैं. ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, आपने पढ़ा 9th क्लास में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए. बेटा लेट नहीं आना है, इतना लेट आओगे तो कैसे चलेगा, है ना. आज पहली क्लास है तो एडमिट कर रहा हूँ, कल से लेट आओगे तो एडमिट नहीं करूंगा क्लास में. मैं टाइम पे आना है, 4 बजे मतलब शार्पली एट 4. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, क्योंकि फिर से मेरे को पूरा रिपीट करना पड़ेगा. ए स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा. अभी मैंने सिर्फ इस टर्म को एक्सपैंड किया है, प्लस अब इस टर्म को अगर एक्सपैंड करते हैं बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा. तो मिलिंद जी आप लेट आए, फिर से मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, मैं ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ रहा हूँ. हाँ नहीं बेटा, कल से नहीं आना, लेकिन लेट आओगे तो फिर आपको समझ भी नहीं आएगा, है ना, इसलिए बोल रहा हूँ. ठीक है, तो दो वेक्टर्स है बेटा, वेक्टर ए वेक्टर बी, जो ट्रायंगल के दो साइड्स हैं,
और वेक्टर आर जो थर्ड साइडेड ट्राइंगल का, ठीक है। तो वेक्टर बी मैंने अभी आपको बताया था, आप 10th क्लास में पढ़े भी हो कि अगर राइट एंगल ट्राइंगल जहाँ पे हाइपोटेन्यूज है, परपेंडिकुलर बेस है, तो साइन थीटा होता है p बाय h, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो p क्या हो जाएगा, h को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, h साइन थीटा। सिमिलरली cos थीटा होता है b बाय h, तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, h इनटू cos थीटा। तो मैं वेक्टर b के दो कंपोनेंट लिख रहा हूँ, एक के परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट लिख रहा हूँ जो मैंने लिखा है b साइन थीटा, और एक बेस वाला कंपोनेंट लिख रहा हूँ b cos थीटा। अब ये जो रिजल्टेंट वेक्टर r है, इस बड़े ब्लू ट्राइंगल को अगर आप देख रहे हैं, बड़े ब्लू ट्राइंगल में अगर आप देख रहे हैं, तो r एक नया हाइपोटेन्यूज है। तो पाइथागोरस थ्योरम से मेरे को पता है r का स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b cos थीटा का होल स्क्वायर, ये बेस में हमारे, प्लस b sin थीटा को होल स्क्वायर। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है बेटा, इसलिए आपको इसको ध्यान से देखना, बहुत इजी है, कुछ भी नहीं किया मैंने। अभी इसी को मैं आगे एक्सपैंड कर रहा हूँ, a प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस b sin थीटा का होल स्क्वायर। आपको पता है 9th क्लास में आइडेंटिटी पढ़ी है मैथ्स में, a स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा प्लस b cos थीटा का होल स्क्वायर हो गया b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अभी नेक्स्ट स्टेप में आप देखेंगे b स्क्वायर अगर मैं कॉमन निकालता हूँ इन दोनों में से, तो क्या लिख सकता हूँ, a स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा प्लस बी स्क्वायर। अब ब्रैकेट के अंदर जा रहा है मेरा, बताएं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, आप सबको पता है, मुझे पता है, 10th क्लास में बहुत बार रटा, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, इक्वल टू 1 होता है। तो मैं इसको फाइनली ऐसा लिख रहा हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये आ गया मेरा रिजल्टेंट का स्क्वायर। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, आई विल गेट द फाइनल आंसर एज r is equal to under root of a square plus b square plus 2ab cos theta। अभी इसको गायत्री मंत्र होता है ना, वैसे रट डालेंगे, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर इज अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये रट लेना है आपको, पूरे 11th और 12th में फिजिक्स जब तक आपके साथ चलेगी, आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। आ रही बात समझ में? चलिए, तो हमने क्या लिखा, हमने देखा कि अगर दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए है और उसके साथ एंगल थीटा बनाता हुआ वेक्टर बी है, तो उसका रिजल्टेंट वेक्टर आर उस ट्राइंगल के थर्ड साइड से डिनोट होता है, और उसकी वैल्यू हम निकाले सॉल्व करके, कुछ मैथमेटिकल इम्प्रूव करके, फिर से बता दूंगा, आपको कुछ भी लिखना नहीं है, मैं पूरा यूट्यूब पे यही वीडियो डालूंगा, ठीक है। अभी आप सिर्फ ध्यान देंगे। तो रिजल्टेंट वेक्टर होता है, याद करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये तो हुआ रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, मतलब ये वेक्टर कितना बड़ा है, लेकिन इसका एंगल भी निकालना है, डायरेक्शन बताना है मेरे को। तो मैं आप ही मेरे को बताएंगे कि tan अल्फा इज इक्वल टू क्या होना चाहिए। अगर ये वेक्टर बी था, ये मेरा b sin थीटा था, ये मेरा b cos थीटा था, तो बड़े ट्राइंगल में अब आप मेरे को बताइए, tan अल्फा पूछा जा रहा है मेरे को, बड़े ट्राइंगल में tan अल्फा पूछा जा रहा है मुझे, tan अल्फा पूछा जा रहा है इस बड़े ट्राइंगल में, ठीक है। तो इस बड़े ट्राइंगल में बेस क्या है, परपेंडिकुलर क्या है, b sin थीटा, और बेस क्या है, वेरी गुड, a प्लस b cos थीटा। तो इतना लिखने पे, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बनाने पे, स्टेटमेंट लिखने पे आपको 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स कंफर्म मिल जाएंगे, ठीक है। स्टार्टिंग से बताता हूँ फिर से, ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन हम पढ़ रहे हैं 5 मार्क्स के लिए, आपके हाफ ईयरली एनुअल दोनों एग्जाम में पूछे गए टीचर हर स्कूल में, ये समझ लीजिए यूनिवर्सल है, गायत्री मंत्र जैसे हर जगह यूज किया जाता है। तो स्टेटमेंट सबसे पहले हमने बोला कि इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर if vector A and vector B represent two if vector A and vector B represent two sides of a triangle, then the third side will give their resultant, ठीक है। ये स्टेटमेंट है, इसका आपको 1 मार्क्स मिलेगा।
स्टेटमेंट लिखने का। ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन अगर आपको पता है 5 मार्क्स के लिए, तो 1 मार्क्स है स्टेटमेंट लिखने का। वेक्टर ए वेक्टर बी दो साइड्स हैं ट्रायंगल के, तो थर्ड साइड वेक्टर आर उसका रिजल्टेंट है। उसके बाद दूसरा मार्क्स मिलेगा, सेकंड मार्क विल कम फ्रॉम दिस डायग्राम। भाई वेक्टर ए बनाया, वेक्टर बी का थीटा लिखा आपने, वेक्टर बी थीटा को आप लिख रहे हो बी कॉस थीटा बी साइन थीटा, क्यों मैं अभी 2 बार रिपीट कर चुका हूँ, आप समझ गए इसको। और वेक्टर आर, ये डायग्राम बनाने का आपको दूसरा नंबर। अभी तीसरा मैग्नीट्यूड लिखना है, तो फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम हम लिख सकते हैं, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि अब अपन बोर्ड एग्जाम में भी अपने को लिखना है, सिर्फ कंपटीशन नहीं देना, तो हमको कंप्लीट लिखना पड़ेगा। फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। इसी को हमने क्या किया है, आगे डिराइव किया है। आर स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। इसके आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे इस डेरिवेशन के, ठीक है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बिकॉज वेक्टर आर इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो ये आर जो ये लिखा है इसका मैग्नीट्यूड उसकी लेंथ बता रहा है, ठीक है। तो मेरे को डायरेक्शन बताना है। tan अल्फा मैंने बोला क्या, b sin थीटा परपेंडिकुलर बाय a प्लस b cos थीटा हाइपोटेन्यूज। तो इतना करने पे आपको मिलेगा कितना, 5 मार्क्स। चलिए अब सम स्पेशल केसेस हम देखते हैं। लेट अस स्टार्ट सम स्पेशल केसेस। 3 स्पेशल केस हैं सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है। तीन स्पेशल केस हमको देखना है। थ्री स्पेशल केसेस। क्लास सिर्फ 40 मिनट्स की होगी और डेली होगी हमारी क्लास, 4 से 4:40 डेली आपकी क्लास रहेगी, ठीक है। 40 मिनट्स क्लास होगी, बट डेली मंडे टू सैटरडे, संडे खाली छुट्टी रहेगी आपकी। 3 स्पेशल केसेस, तो 3 स्पेशल केसेस क्या हो सकते हैं भाई। नंबर 1, वेक्टर्स आर पैरेलल। पैरेलल बता चुका हूं, तुम भी ईस्ट जा रहे हो, दूसरा बंदा भी ईस्ट जा रहा है, मतलब दोनों वेक्टर्स क्या हैं, एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। मतलब थीटा की वैल्यू क्या हो गई, 0 डिग्री। थीटा की वैल्यू जहां 0 डिग्री हुई, मतलब वेक्टर ए भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है, वेक्टर बी भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है। आपको पता है, क्या पता है कि cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो मैं रिजल्टेंट r इज इक्वल टू सिंपली क्या लिखूंगा, ध्यान से देखिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी इंटू कॉस 0। अब भाई cos 0 आपको पता है 1 होता है, तो इसको सॉल्व करें थोड़ा सा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हाँ जी, अब ये क्या फॉर्मूला आ गया, आइडेंटिटी यूज करूं अगर मैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट हो जाएगा, तो मेरा रिजल्टेंट सिंपली क्या आ गया, a प्लस बी। तो मतलब अगर वेक्टर्स पैरेलल होते हैं तो हम सिंपली उनको ऐड कर देते हैं, ठीक है। वेक्टर एडिशन में अगर दो वेक्टर्स पैरेलल दिए गए हैं तो हम सिंपली उनको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। केस नंबर 2, वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल। केस नंबर 2 है बेटा हमारा, वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल। पापा बोल रहे चल ईस्ट जाएंगे, मम्मी बोल रही नहीं नहीं वेस्ट जाना है, पापा बोले कोलकाता जाएंगे अभी पिकनिक मनाने वैकेशन पे, मम्मी बोली नहीं मुंबई जाना है। दोनों ही जगह नहीं जाना है, दोनों जगह कोरोना है। बट एनीवेज वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल, तो एक आपको अगर एक डायरेक्शन ले जा रहा है और दूसरा वेक्टर उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में ले जा रहा है, तो ऑब्वियसली इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है। अब cos 180 की वैल्यू -1 होती है, क्यों होती है वो मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। फिलहाल आप मान लीजिए cos 180 की वैल्यू -1 होती है। तो अब मैं ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन अगर लिखता है तो r इज इक्वल टू क्या लिखता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos 180। भाई cos 180 की वैल्यू, लेकिन -1 मैंने बोला आपको, तो मैं इसको ऐसा लिखूंगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। नाउ दिस इज कमिंग एज यू नो what this formula is, a minus b का होल स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर रूट फिर से काट देते हैं,
तो आर इज इक्वल टू क्या आ गया, ए माइनस बी, प्रोवाइडेड वेक्टर ए जो है वेक्टर बी से बड़ा है। तो अगर दो वेक्टर्स पैरेलल होते हैं तो ऐड हो जाता है, सिंपली हम ऐड करेंगे जैसे स्केलर क्वांटिटीज होती है। अगर दो वेक्टर्स एंटी पैरेलल है, मतलब कि एक दूसरे के अपोजिट बातें कर रहे हैं, एक इधर जाने को बोल रहा है, दूसरा उसके अपोजिट जाने को बोल रहा है, तो बड़े वेक्टर में से छोटे वेक्टर को सबट्रैक्ट करेंगे। केस नंबर 3, ये तीनों केस आपको पता होना चाहिए। वेक्टर्स वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, हाँ जी, वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मतलब एक वेक्टर ईस्ट अगर जा रहा है तो दूसरा वेक्टर नॉर्थ जा रहा है, तो भैया दोनों के बीच का एंगल हो गया क्या, 90 डिग्री। तो यार आपको सबको पता है cos 90 क्या होता है, 0। अब मैं रिजल्टेंट वेक्टर r इज इक्वल टू ऐसा लिखूंगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 90 डिग्री। तो ये कट के क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 0, क्योंकि cos 90 होता है 0। तो r इज इक्वल टू सिंपली आ गया क्या, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दिस इज बेसिकली पाइथागोरस थ्योरम। और नो, हाइपोटेन्यूज क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो दिस इज पाइथागोरस थ्योरम। एग्जांपल, चलिए एग्जांपल देते हैं। कोई वेक्टर है वो 3 किलोमीटर ईस्ट गया एंड देन 4 किलोमीटर नॉर्थ गया, तो भैया उसका रिजल्टेंट वेक्टर होगा r इज इक्वल टू, सबको पता है, क्लास 10th में रट डाले हो आप लोग, अगर परपेंडिकुलर और बेस 3 और 4 दिया है तो डेफिनेटली कितना आना चाहिए, 5। पाइथागोरस ट्रिपलेट्स, पाइथागोरस थ्योरम से, तो उसका रिजल्टेंट वेक्टर क्या है, 5 किलोमीटर है। वो स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी पे है, 5 किलोमीटर। वही अगर वो देता कि कोई बंदा 3 किलोमीटर ईस्ट गया और उसके बाद और 4 किलोमीटर ईस्ट गया, तो भाई अब कितना चल दिया वो, 7 किलोमीटर ईस्ट। इस केस में दोनों वेक्टर्स क्या है, पैरेलल है ना, सेम डायरेक्शन है, इसलिए इस केस में दोनों वेक्टर्स क्या परपेंडिकुलर है, इसलिए मैंने पाइथागोरस थ्योरम लगाया। अगर ये देता कि पहले बंदा 4 किलोमीटर आगे गया, ईस्ट गया, और भाई बीच रास्ते में उसका कहीं गिर गया था वॉलेट वगैरह रास्ते में जॉगिंग करते हुए, तो 3 किलोमीटर फिर वो वापस वेस्ट गया है, ईस्ट गया 4 किलोमीटर और फिर वेस्ट गया 3 किलोमीटर। तो अब आप समझदार हैं, ये दोनों वेक्टर्स एंटी पैरेलल है। अब मैं क्या करूंगा, 4 माइनस 3, तो अब बंदा कितना गया है, 1 किलोमीटर ईस्ट। आ रही बात समझ में? तो 3 केस देखा जहां पे आपको वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड तो 3 और 3 ही दिया है, 3 और 4 ही दिया है, 3 और 4 ही दिया है, लेकिन कंडीशन अलग अलग हो गई। पहली कंडीशन में सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो हम सिंपली एड अप कर रहे हैं। इस कंडीशन में एक बार ईस्ट जा रहा है, एक बार वेस्ट जा रहा है, तो अब हम बड़े में से छोटे को, 4 में से 3 को सबट्रैक्ट कर रहे हैं। और थर्ड केस में भाई एक बार वो ईस्ट गया और उसके बाद वो नॉर्थ गया, मतलब कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन हो गया। तो यहाँ पे मैं इसको क्या करूंगा, रिजल्टेंट वेक्टर को पाइथागोरस थ्योरम से निकालूंगा, r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और डायरेक्शन अगर मेरे को पूछता तो ये अल्फा होता, तो मैं लिखता tan अल्फा इज इक्वल टू 4/3 नॉर्थ ऑफ ईस्ट। यहाँ पे 1 किलोमीटर ईस्ट। यहाँ पे सिंपली मैंने क्या किया, r इज इक्वल टू a माइनस बी, क्योंकि a बड़ा था। यहाँ पे सिंपली क्या किया, r इज इक्वल टू a प्लस बी। तो इस तरह से आपने समझ लिया कि वेक्टर्स, 3 वेक्टर्स अगर मुझे दिए गए हैं, 2 वेक्टर्स अगर दिए गए हैं, तो उनका रिजल्टेंट वेक्टर कैसे निकालते हैं, वो अलग अलग कंडीशन पे डिपेंड करता है। चलो अब एक और क्वेश्चन हम बनाते हैं। क्वेश्चन, आप परेशान नहीं होंगे, आपको कुछ भी लिखना नहीं है, ये सब कुछ मैं यूट्यूब पे डालूंगा, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि कोई भी एक बंदे का नाम ले लेते हैं, राम गोज 4 किलोमीटर ईस्ट, देन travels then travels
6 kilometer at 60 degree. Find the resultant position of राम। तो भाई क्वेश्चन ये बोल रहा है कि पहले राम 4 किलोमीटर ईस्ट गया, उसके बाद 60 डिग्री एंगल पे वो 6 किलोमीटर फर्दर गया। कितने एंगल पे गया बेटा? 60 डिग्री एंगल पे। तब पूछा जा रहा है कि अब वो इनिशियल से कितना दूर गया, वो बताइए। आर कितना दूर है? तो अभी मैंने आपको बताया, अगर आपको थीटा 60 डिग्री दिया गया है, दो वेक्टर्स के बीच में 4 और 6, तो मैं सबसे पहले cos थीटा निकालूंगा। cos थीटा कितना है? cos 60 सबको पता है कितना होता है? हाफ। नाउ रिजल्टेंट वेक्टर r इज इक्वल टू, क्या करने का है? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा कितना दिया है? हाफ। तो ये 2 से 2 कैंसल। इसको सॉल्व करते हैं अब हम। 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36, 4 6 जा 24। इसको अगर मैं और करूं, 36 प्लस 24 इज 60 प्लस 16 दैट इज रूट 76 किलोमीटर। अब ये रूट 76 कैसे निकालेंगे, ये बात की बात है, लेकिन अभी आपको ये समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ मुझे। क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन दिया है उसने ईस्ट, फिर क्या दे रहा है? 60 डिग्री। तो रिजल्टेंट पोजीशन ऑफ राम अगर पूछ रहा है तो रूट 76 किलोमीटर फ्रॉम ओरिजिन, जहां से स्टार्ट किया तो उसको ओरिजिन से बोलेंगे। रूट 76 किलोमीटर ओरिजिन से दूर गया। आरी बात समझ में? तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको वेक्टर्स में बनने चाहिए, आपको आएंगे, है ना। चलिए एक और क्वेश्चन अपन देखते हैं। इसी क्वेश्चन अपन अभी बनाते हैं इस पे। लेकिन अगर आप लोगों को ये बात समझ में आई कि नहीं आई, ये मेरे को कैसे पता चलेगा? मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, अब आप मेरे को बताओगे, ठीक है। इसको आप लोग सॉल्व करेंगे, उसके बाद आप मेरे को बताएंगे। फाइंड वेक्टर a प्लस b इफ वेक्टर a फाइंड, सॉरी ये उड़ गया है। तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। कल फिर से हम 4 o'clock शार्पली स्टार्ट करेंगे क्लास को, एंड देन वी विल कंटिन्यू फर्दर। थैंक यू फॉर टुडे।